नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर धनंजय पीरामल को जैसे ही पता चलता है कि उसके पास राजीव के बहुत सारे मिस कॉल आए हैं तो साथ के साथ वो यहाँ पर महेंद्र के द्वारा भेजी गई अब उस ईमेल को भी चेक करता है। उसे चेक करने के बाद वो सबसे पहले यहाँ पर करण से कहता है कि वो अभी अभी राजमहल में जा रहा है। तो इधर करण भी कहते हैं लेकिन पहले राजीव से तो बात करो। और इधर जब वो राजीव से बात करता है तो अब राजीव ने यहाँ पर इतना ही कहा था कि धनंजय कहा हो तुम यार, कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें पता है अलीशा के साथ। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी धनंजय पीरामल कहते हैं हाँ राजीव, मुझे सब पता चल चुका है। एक काम करते हैं, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अभी कहाँ पर हो, क्योंकि मिलकर इसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव कहता है मैं कैलाश अधिकारी के पैलेस में हूँ और हाँ महेंद्र भी यहाँ पर मेरे साथ में है। ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है फिर ये तो और भी अच्छी बात है। तो मैं और करण दोनों वहीं पर ही आके तुम दोनों से मिलते हैं, एक बार मिलकर बात करते हैं। धनंजय की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है ठीक है धनंजय, लेकिन देखो जल्दी आ जाओ क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालना है। इधर ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट करते हुए ही कहते हैं करण चले। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं तो वहीं उन दोनों के कानों में आवाज आती है करण धनंजय आ जाओ, खाना तैयार है। अब ये सुनते ही वो दोनों जैसे उस रूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पर यहाँ पर तो बहुत सारी डिशेज बना कर रखी हुई थी। एक से एक डिशेज यहाँ पर बनी हुई थी। अब उसे देखते ही जैसे ही स्वाति की नजर अब यहाँ पर उन दोनों पर जाती है तो अब स्वाति कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। इधर या आप दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। अरे जब हम दोनों अंदर किचन की तरफ गए थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अब हमारे पीछे से ऐसा क्या हो गया। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं नहीं स्वाति, कुछ भी नहीं, बस चलो पहले खाना खाते हैं। वैसे वो दूसरी आयशा और अक्षय वो कहाँ पर हैं। करण की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है वैसे तुम दोनों दोस्तों को दोनों आयशा के सच का पता चला, हाँ जो सच तुम जानने के लिए यहाँ पर आए थे। ये सुनते ही अब करण और धनंजय दोनों ही एक दूसरे को अब देखने लगते हैं क्योंकि वो इस बारे में तो भूल ही चुके थे। इधर अब धनंजय करण से कहते हैं राजलक्ष्मी ने कोई प्रूफ नहीं दिया है क्या। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं मैं खुद हैरान हूँ कि उसने अब तक कोई प्रूफ क्यों नहीं भेजा है। और ये कहते हुए करण गुलेरिया आयशा को ही ध्यान से देखता है तो वही धनंजय भी हैरानी से आयशा को ही देख रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर अब स्वाति कहती है देखो ज्यादा सोचो मत, यहाँ आकर खाना खा लो। ये सुनते ही वो दोनों अब अपने सेंस में आते हैं और टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। जहाँ आयशा धनंजय को सर्व कर रही थी तो वहीं स्वाति करण गुलेरिया को खाना सर्व करते हुए ही कहती है तुम दोनों क्या छुपा रहे हो, देखो चुपचाप बताओ प्लीज, मैं पहले ही तुम दोनों को बोल चुकी हूँ। इधर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं स्वाति वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में वो क्या है ना कि अलीशा का नाम आ रहा है। इंडिया में कोई एक नया इंस्पेक्टर आया है जो कि अलीशा को इस मामले में घसीट रहा है। ये सुनते ही अब स्वाति कहती है क्या प्रूफ है इस बात का, क्या अलीशा इसमें शामिल थी। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी बच्ची अलीशा किसी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। ये सुनते ही आयशा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैंने सुना है कि राजमहल की रानी को किंग की
पूरी की पूरी प्रोटेक्शन है, इसलिए किंग उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ वो तो है ही, लेकिन ये कानूनी मामला है। शायद इसमें किंग भी बिना किसी प्रूफ के वो आलिशा को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें आलिशा को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अब हमें भी सबूत इकट्ठे करने होंगे। ये सुनते ही स्वाति कहती है, करण देखो, आलिशा ने कुछ भी नहीं किया है, ये तो तुम भी जानते हो और ये हम भी जानते हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ और नहीं है, बल्कि मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि आलिशा को फंसाने के लिए ये एक ट्रैप है। अब हमारे बच्चों के ऊपर बनाई है, क्योंकि अब हमें आकाश, आलिशा और अनिका को बचाना ही होगा। ये सब कुछ बस इन तीनों के लिए ही किया जा रहा है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो तुम्हारी बेटी है ना, तो अपने मन का ही करेगी। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फोन को निकालकर एक फोटो स्वाति को दिखाते हुए ही कहते हैं, अनिका अभी मारवा हाउस में ही है, क्योंकि धनंजय को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रोहित या उसकी फैमिली मारवा हाउस में जाए। इसलिए वो ये नाराजगी में स्वाति से कहते हैं। इधर ये सुनते ही स्वाति और आयशा मारवा दोनों ही हैरानी से बस अब एक दूसरे को ही देखने लगती है। तो वहीं स्वाति अब धनंजय के फोन को देखकर कहती है, अनिका और रोहित दोनों मारवा हाउस वो कब चले गए? ये कैसे हो सकता है? अरे वो भी हम बिना हमसे कोई भी बात किए हुए। उन दोनों को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हमें अब इंडिया चलना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर रोहित और अनिका वहाँ पर मारवा हाउस में गए हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या अब हम भी वहाँ चलें? इस बात पर अब स्वाति कहती है, देखो तुम दोनों जाओ, देखो अभी उन सभी ने अच्छाई का मुखौटा पहना हुआ है, अभी हम उन्हें सामने नहीं ला सकते, तो मुझे नहीं लगता कि वो सामने से अभी वार करेंगे। इस बात पर अब आयशा कहती है, लेकिन स्वाति, पीछे से वार काफी खतरनाक भी तो होते हैं। अनिका और रोहित को मारवा हाउस इस समय नहीं जाना चाहिए था। इवन उन्हें तो सब कुछ पता है ना कि हंस के वहाँ पर धर्मराज मारवा वहीं पर ही है। या आयशा ने ये कहा ही था कि तभी नताशा उसके कंधे पर अब अपने चिन्ह को रखते हुए ही कहती है, तुम चिंता क्यों कर रही हो? पापा साउथ दिल्ली में है। अगर उन बुड्ढों ने हमारे बच्चों को कुछ भी किया ना आयशा, तो पापा उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। नताशा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आयशा के हाथ में जो पानी का गिलास था वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है, मानो उसे एक और गहरा शोक लगा हो, और आयशा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं। इधर आयशा को इस तरह से एकदम डरा हुआ सा देखकर अब धनंजय कहते हैं, आयशा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है आयशा? धनंजय की इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ धनंजय, मैं ठीक हूँ। राहुल के लिए उसका बस फेवरेट हलवा बनाया है, मैं बस उसे लेकर आती हूँ। अब आयशा यहाँ पर अचानक से अपने चेहरे के डर को छुपाते हुए ये सब कहती है, और ये कहते हुए आयशा अब दूसरी तरफ जाने लगती है। इधर आयशा को इस तरह से जाते हुए देखकर अब स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में एक बात चल रही थी कि कोई तो बात ऐसी है जो कि आयशा को परेशान कर रही है, लेकिन आयशा उस बात को हम में से किसी से भी शेयर नहीं कर रही। ये दोनों ही आयशा की ही जिंदगी को जी रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक उस शख्स के होने से डर रही है, तो वहीं दूसरे उस इंसान की तारीफ कर रही है। और मैंने इसे हॉस्पिटल में भी पहले भी ऑब्जर्व किया था। ये यशपाल अग्रवाल के साथ काफ़ी अच्छे से थी। हो ना हो, आयशा जरूर कुछ ऐसा यशपाल के बारे में जानती है जो कि आगे चलकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन वो है क्या? इधर स्वाति को ऐसे अपने ख्यालों में देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अभी हमें अब तुम्हें क्या हो गया है स्वाति? अब तुम कहाँ खो गई हो? पता नहीं हम सब के साथ ये क्या हो रहा है, कभी कोई अपने ख्यालों में खो रहा है तो कभी कोई। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, कुछ नहीं करण, मैं ठीक हूँ, अब चलो सब खाना खा लो। ये सुनते ही अब धनंजय और करण दोनों ही अपना मील फिनिश करने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में इधर टेरेस पर बेहोश रिया की जब आंखें खुली
तो वो खुद को अब अपने बड़ी के टेरेस में फिर से पाती है, क्योंकि रिया तो वहाँ पर अपने भीमेश्वरी गांव में अवंतिका के पास ही सोई थी। इधर वो अब अपने हाथ को अपने सिर पर रखते हुए ही कहते हैं, चीटिंग की है ये मेरे साथ डैड ने और ब्यूटीफुल लेडी ने। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो उन दोनों के साथ ही वहाँ पर सोई थी ना, ये तो गलत बात है। मुझे बुद्धू बनाया। यही सोचकर रिया टेरेस से नीचे की तरफ जाने लगती है कि तभी अब उसे अपने हाथ में कागज दिखाई देता है। उस कागज को देखकर अब रिया कहती है, ये मुझे किसे देना है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मम्मा को ही दे देती हूँ, अब तो वही डिसाइड करेगी। वैसे अब मम्मा कहाँ पर है? सबसे पहले तो अब मैं उनके रूम में जाकर उन्हें देखती हूँ, शायद वो भी अपने रूम में ही होंगी। ये सोचकर रिया एलिवेटर के अंदर जाकर यहाँ पर 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही यहाँ पर फ्लोर पर लिफ्ट खुली तो रिया अब सामने की तरफ जाने लगती है। वो यहाँ आकर अब इतनी कंफ्यूज थी कि उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो अब सामने से आ रहे किंग के साथ अब सीधा ही टकरा जाती है, क्योंकि रिया के साथ अचानक से ये क्या हुआ, ये रिया के लिए एक सबसे बड़ा अब सवाल बन चुका था। और जैसे ही वो किंग से टकराती है और सामने देखती है तो कहती है, ओफो खड़ूस बड़ी, आपको देखकर चलना चाहिए ना, आपको ये भी तो देखना चाहिए था कि सामने से मैं आ रही हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, अलेक्जेंडर के बटरस्कॉच की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन छोटी अनिका, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं मानता हूँ कि मैं जल्दी में था, लेकिन तुम कहाँ पर थी? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो यहाँ से चली गई थी ना छोटी अनिका। ये सुनते ही प्रिया कहती है, ये मेरा घर है खड़ूस बड़ी, मैं जब चाहे जब यहाँ पर आ सकती हूँ। रिया की इस तरह से इस बात पर अब किंग कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो अपने मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के साथ यहाँ से गई थी ना, तो वापस यहाँ पर कैसे आ गई? किंग अब यहाँ पर फिर से रोहित का नाम लेते हुए एक ताना मारते हुए कहते हैं। इस बात का जवाब देते हुए प्रिया भी कहती है, मुझे नहीं पता बड़ी, लेकिन हाँ, मेरे डैड ने ब्यूटीफुल लेडी के साथ कुछ तो प्लान बनाया हुआ है। इधर रिया की ये बात सुनते ही किंग कहते हैं, प्लान? कैसा प्लान? इस बात पर अब रिया अपने हाथ के इशारे से अब उन्हें झुकने के लिए कहती है, और ये देखकर अब किंग भी थोड़ा सा नीचे झुक जाते हैं। तो यहाँ रिया अब अपने हाथ को किंग के पास ले जाकर कहती है, वो मुझे पता नहीं है, और हाँ, मेरे डैड किंग है, आपको भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो किंग हैं तो इसलिए सब उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। आई होप अब आप भी दें। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि मुझे आपके बड़ी को रिस्पेक्ट करना चाहिए? बूढ़े किंग की इस बात पर अब रिया कहती है, अगर आपने डैड की रिस्पेक्ट नहीं की ना, तो ब्यूटीफुल लेडी आपको पनिशमेंट करेंगी, क्योंकि आपको भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी ही होंगी। आप मेरे डैड के बारे में ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह सकते हैं। ये कहते हुए ही अब रिया वहाँ से जाने लगती है, तो वहीं किंग रिया को इस तरह से जाता हुआ देखते हैं और अब अपने मन में ही कहते हैं, अब रिया की ये ब्यूटीफुल लेडी के साथ मिलकर रोहित क्या प्लान बना रहा है, और ये लेडी कौन है? हो ना हो ये लड़का अब कुछ सच में बहुत ही बड़ा करने का सोच रहा है। वैसे ये आयशा और स्वाति कहाँ पर रह गई? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कितना वक्त हो गया है उन्हें वहाँ पर। आई होप कि वहाँ पर सब ठीक हो। यहाँ किंग अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में फिर से रिया की ही आवाज़ आती है, बड़ी। इधर रिया के मुंह से फिर से बड़ी सुनकर किंग अपने सेंस में आते हैं और कहते हैं, अब क्या हुआ? तुम तो यहाँ से चली गई थी ना? किंग की इस बात पर अब रिया कहती है, बड़ी मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ देना है। रिया की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम्हारी मम्मा होंगी यहीं कहीं, वैसे तुम्हें क्या काम है उससे? ये सुनते ही रिया उस कागज को किंग को देते हुए कहती है, ये मुझे पता नहीं है कि किसे दूं, तो मैंने सोचा मैं इसे मम्मा को ही दे देती हूँ। बट मम्मा तो वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसे मैं आपको दे रही हूँ। अब आप देख लो कि इसका क्या करना है। और ये कहते हुए ही रिया अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं किंग
अब उस कागज को खोल कर देखते हैं। जैसे ही किंग ने उस कागज को खोल कर देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ इंडिया में स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में अनिका और भूमिका दोनों ही विक्रांत के आमने सामने खड़े थे। विक्रांत अभी उन्हें सामने खड़े होकर कहते हैं, अनिका गुलेरिया, मुझे आपकी राय जानना है। कुणाल डोगरा और कमल डोगरा की डेथ में आपका क्या मानना है? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, इस काम को तो मैं कहीं भी कर सकती थी ना, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ? अनिका की ये बात सुनते ही विक्रांत कहते हैं, मैंने सुना है कि कुणाल डोगरा के साथ आपके काफी गहरे संबंध रहे हैं। इन पास्ट में वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे सामने आई हैं। ये सुनते ही अनिका कहती है, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की जरूरत थी। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अगर मेरी पर्सनल लाइफ को छोड़कर आप इस केस को सोल्व करते तो शायद अब तक तो आप इसे सोल्व कर चुके होते। अनिका का इतना सीधा सा जवाब सुनकर अब विक्रांत कहते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? वैसे डोगरा परिवार को आपकी माँ की कंपनी क्यों चाहिए थी? ऐसा क्या था आपकी माँ की उसे लॉस मेकिंग कंपनी में जो वो लोग उसे हड़पना चाहते थे, जिसे लेने के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या कारनामे किए थे। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ये सवाल तो आपको कुणाल डोगरा से करना चाहिए था ना, जब वो यहाँ पर आपकी गिरफ्त में थे। वैसे आपने उनके साथ क्या इंटरोगेशन नहीं किया है क्या, जो आप ये सवाल भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? और हाँ, रानी आलिशा को यहाँ बुलाकर आप कौन सा इंटरोगेशन करना चाहते हैं? कैसे ऑफिसर हैं आप, जब वो दोनों के दोनों आपकी कस्टडी में थे और उनसे तो आप सच नहीं उगलवा पाए, और अब जब वो दोनों मर चुके हैं तो अब आप इनोसेंट लोगों को परेशान कर रहे हैं। अनिका की ये बात सुनते ही विक्रांत कहते हैं, आई हैव ए प्रूफ अगेंस्ट हर। इस बात पर अब अनिका कहती है, इट्स ओके, इफ यू हैव प्रूफ देन आई वांट टू सी दैट प्रूफ। इस बात पर अब विक्रांत कहते हैं, आप अपने कैबिन में जाइए, मैं आपको सारे के सारे प्रूफ वहीं पर ही भिजवाता हूँ, फिर आप खुद ही देख लेना। और ये कहते हुए विक्रांत अब अपने कैबिन में जाने ही वाले थे कि तभी अब अनिका उन्हें फिर से रोकते हुए कहती है, विक्रांत, क्या आप सारे प्रूफ लेकर मेरे कैबिन में आ सकते हैं? अनिका की इस बात पर अब विक्रांत कहता है, श्योर, व्हाई नॉट। और ये कहते हुए वो अपने कैबिन में चले जाते हैं। तो वहीं अनिका पीछे मुड़कर अब निखिल को देखती है। अनिका जब निखिल को देखती है तो जब निखिल अनिका की तरफ देखता है तो अनिका उसे इशारे में ही कहती है। अनिका के इशारों को निखिल इशारों में ही समझ जाता है और निखिल भी अब हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। इधर अनिका को ऐसे देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, वेलकम बैक अनिका, तुम्हें यहाँ देखकर सच में मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब ये केस बहुत जल्द ही सोल्व हो जाएगा। इधर इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, थैंक यू इंस्पेक्टर अब्बास, लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि रानी आलिशा इस केस में इन्वॉल्व है, जिस तरह से इंस्पेक्टर विक्रांत को लगता है? अनिका की इस बात पर अब्बास कहते हैं, देखो अनिका, मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, और हाँ, इस केस को इंस्पेक्टर विक्रांत ही लीड कर रहे हैं। इवन मुझे उन्होंने जो कुछ करने के लिए कहा है मैं बस वही कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, इट्स ओके इंस्पेक्टर, हाँ अब्बास, नो प्रॉब्लम, मैं भी बस कैबिन में ही जा रही हूँ और मैं भी तो देखूँ कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से प्रूफ हैं। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, श्योर अनिका, हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सुनते ही अनिका वहाँ से जाने लगती है तो वहीं उनके साथ साथ भूमिका भी चली जाती है और अब वो अनिका से कहती है, थैंक यू यार, अच्छा जवाब दिया तुमने उसे, वरना तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी सुनाता। सच में कितना खड़ूस है ये। इधर अनिका से बात करते हुए भूमिका उसके यहाँ पर अपने कैबिन में आ जाती है। इधर आने के बाद अब भूमिका कहती है, तुम्हें क्या लगता है अनिका, उन दोनों बाप बेटे की मौत कैसे हुई होगी? क्या तुम कुछ बता सकती हो? इस बात पर अब अनिका कहती है,
ये बात तो मैं तभी बता सकती हूँ ना भूमिका, जब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मैं तो उस समय यहाँ पर थी भी नहीं और मुझे तो यहाँ पर क्या हुआ है कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही भूमिका कहती है, हाँ हाँ तो वो ला रहे हैं ना, मोस्ट हैंडसम एंड डैशिंग मैन। भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, तुमने क्या निखिल को छोड़ दिया है क्या भूमिका? क्योंकि जैसे जिस तरह से भूमिका यहाँ पर विक्रांत की तारीफ कर रही थी, उसे सुनकर अब अनिका को यही लगता है कि अब भूमिका विक्रांत से अट्रैक्टिव है। ये सुनते ही भूमिका कहती है, हद है यार, रिलेशनशिप में होने का, हाँ रिलेशनशिप में होने का ये मतलब तो नहीं होता ना अनिका कि मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर सकती। अरे जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ तो बनती ही है ना। सच में उनकी पर्सनैलिटी देखो। यानिका और भूमिका दोनों एक दूसरे से ही बातें कर रही थी कि तभी उस रूम का दरवाजा अब नोक हो रहा था। अब उसे सुनते ही भूमिका कहती है, अंदर आ जाओ। इधर जैसे ही भूमिका ने ये कहा था तभी दरवाजा खुला और सामने इंस्पेक्टर विक्रांत खड़े थे। उनके हाथ में यहाँ पर साथ के साथ कुछ फाइल भी थी। अब वो अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर उन्हें देखकर अब अनिका कहती है, हैव अ सीट मिस्टर विक्रांत। ये सुनते ही विक्रांत भूमिका के बगल में बैठ जाता है और वो उन फाइल्स को अनिका को देते हुए कहता है, आपने जो कुछ भी मंगवाया था मैं उसे लेकर आ गया हूँ, अब आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। विक्रांत की ये बात सुनते ही अनिका उन फाइल्स को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हाँ मैं देखती हूँ। और ये सुनते ही विक्रांत भी अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है, मैं अब चलता हूँ, आप एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिए। और इधर ये सुनते ही अनिका भी अब अपने मन में कहती है, अगर ये ऑफिसर यहाँ से चला गया तो निखिल अपना काम कैसे करेगा। यही सोचकर अब अनिका कहती है, मिस्टर विक्रांत प्लीज़ आप बैठिए ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं भी बस आपके सामने बैठकर ही इन सब चीज़ों को देखती हूँ, उसके बाद ही हम इस केस पर फिर यहीं पर ही बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि अनिका भी विक्रांत को यहाँ से नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि निखिल वहाँ पर अपना काम कर रहा था, वो सारे के सारे सबूत को कलेक्ट कर रहा था। ये सुनते ही विक्रांत कहते हैं, वो क्या है ना अनिका, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो आप इस रिपोर्ट को पहले स्टडी कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में फिर से आता हूँ। और इधर जैसे ही विक्रांत ने ये कहा तो अनिका यहाँ पर फिर से रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए अनिका फिर से एक रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज इंस्पेक्टर विक्रांत यहाँ पर बैठिए ना। इधर अनिका ने जैसे ही विक्रांत को दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब विक्रांत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो यहाँ से जा सके, इसलिए विक्रांत वहाँ पर फिर से लगी उस चेयर पर बैठ जाता है। और वो बैठने के बाद बस अब यहाँ पर अनिका को ही बड़े ही ध्यान से देख रहा था, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहीं अनिका भी जैसे ही विक्रांत चेयर पर बैठता है तो अनिका भी अब निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि अनिका को निखिल के ऊपर पूरा विश्वास था कि निखिल अब अपना काम बखूबी कर पाएगा। इसलिए अनिका भी बड़े ही ध्यान से अब उस रिपोर्ट को पढ़ने में लग जाती है। इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका अब यहाँ पर अनंता को ही देख रही थी, क्योंकि अनंता ने अभी यहाँ पर अवंतिका के बारे में सवाल पूछ लिया था कि जब अवंतिका मर गई थी, यानी कि उसकी नानी माँ मर गई थी, तो फिर उन्होंने उसकी माँ को जन्म कैसे दिया, वो उस समय क्या हुआ था, उसे वो पूरा का पूरा सच जानना था। तो वहीं अब अनंता अनिका को देखती है और कहती है, तो क्या इस बार फाइनल है अनिका कि तुम इस बार नहीं मानोगी। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज नहीं, आज मुझे सच जानना ही जानना है। अनिका को इस तरह से जिद पर अड़ा हुआ देखकर उसकी इस बात को सुनकर अब अनंता कहती है, ठीक है अनिका, अगर यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। फिर आज जब उस समय राजमहल पर अटैक हुआ था तो किंग ने उसे बड़ी ही अच्छी तरीके से संभाल लिया था। और ये कहते हुए ही अनंता भी अपने उन्हीं दिन के ख्यालों में चली जाती है जब अवंतिका ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। अवंतिका के चेहरे पर एक सुकून था। अवंतिका अब अपने मन में कहती है
हे महादेव, आपका आभार हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी बेटी मेरी जिंदगी में अब आ चुकी है। मुझे अब सिर्फ अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के बारे में ही सोचना है, क्योंकि ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे दुश्मन कितने हैं। इसलिए अब इसकी प्रोटेक्शन करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज बन गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ अवंतिका अपनी ही सोच में थी कि तभी उस रूम की एक छोटी सी खिड़की पर उसका कबूतर आ जाता है। उसे देखकर अब अवंतिका कहती है, धनंजय यहाँ पर नहीं है। वो अपनी बहन को लेकर महारानी को थैंक यू बोलने के लिए गया है। इधर ये सुनते ही वो कबूतर कहता है, रानी साहिबा वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। ये बात उस समय की है जब अवंतिका यहाँ पर पार्वती के कहे अनुसार उसके कुलदेवी के मंदिर में थी, जब उसने अपनी बेटी को जन्म दे दिया था और धनंजय उसे लेकर यहाँ पर अपने कुलदेव का आशीर्वाद के लिए वो वहाँ पर उसे लेकर चला गया था। तभी वो कबूतर यहाँ पर आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके दुश्मन उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसलिए रानी साहिबा अब आपको खुद को बचाना चाहिए। इधर कबूतर से मिली इस इंफॉर्मेशन से अब अवंतिका कहती है, तुम एक काम करो, जल्दी से महारानी के पास जाओ और हाँ, अपने किसी दोस्त को किंग के पास भेजो। हम तुम्हें महारानी और किंग दोनों को ही जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना है। महारानी यहीं दिल्ली में ही है। अब ये सुनते ही वो कबूतर वहाँ से अपनी उड़ान भरने लगता है, तो वहीं अवंतिका अब अपने हाथों को दीवार पर रखते हुए वहाँ पर वो खड़ी होने की अब कोशिश करती है। इधर अवंतिका के शरीर में मानो जान ही नहीं थी। वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर खुद को दूसरी तरफ उसने छुपा दिया था, क्योंकि वो भी यहाँ से कहीं जा नहीं पा रही थी कि तभी उसके कानों में यहाँ पर कुछ फुटस्टेप की आवाज़ आती है। मानो कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इधर अवंतिका की नज़र सामने ही थी कि तभी एक के बाद एक करके वहाँ पर 4 से 5 लोग अब वहाँ पर उसी जगह पर आ गए थे और उन सभी ने यहाँ पर अपने चेहरों पर मास्क लगाया हुआ था ताकि कोई भी उनके चेहरों को ना देख सके। अवंतिका उन्हें देखकर हैरान थी और उन्हें देखते हुए वो अब अपने मन में यही सोचती है, मैं यहाँ पर हूँ। एक का चेहरा तो मैंने देखा था, लेकिन ये बाकी सब कौन है? क्योंकि जब मेरे ऊपर राजमहल में हमला हुआ था तो उस समय मैंने एक को तो देखा था। मुझे इनके बारे में भी पता लगाना होगा। मेरे अंदर तो आज सच कहूँ तो इतनी भी जान नहीं है कि आज मैं अपने खुद के लिए एक जंग लड़ सकूं। अरे मैं आज यहाँ पर अपने बच्चों को और खुद को बचाने के लिए उनसे फाइट भी नहीं कर पाऊंगी। इधर अवंतिका अपनी ही सोच में थी कि तभी उनके कानों में अब आवाज आती है, यशवंत तुमने तो कहा था ना कि वो फ्रांस की रानी यहीं पर ही है, तो फिर वो भी यहाँ पर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हमें तो यहाँ पर कोई भी नहीं लग रहा। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, मुझे तो पार्वती ने बताया था कि वो यहीं पर है, तो अचानक से आखिर वो कहाँ गायब हो गई? इधर ये सुनते ही तो उनका साथी अब कहता है, चलो तो फिर हम ढूंढते हैं। अगर पार्वती ने उसे यहाँ पर बोला था तो यहीं कहीं होंगी वो, शायद वो हमें देखकर कहीं छिप गई होगी। वैसे पार्वती मल्होत्रा इसी तरफ आ रही है। ये सुनते ही यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आज उसने सच कहूँ तो हमारी बहुत ही बड़ी मदद की है, क्योंकि अगर वो हमें फ्रांस की रानी के बारे में नहीं बताती तो हमें पता ही नहीं चलता। और हाँ देखो, याद रहे कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही अब उनका साथी कहता है, तुम चिंता मत करो। अवंतिका उन सभी की सारी ही बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, जिससे ही उसे तब पता चला था कि उसकी दोस्त पार्वती मल्होत्रा ने उसके साथ धोखा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर साउथ के दिल्ली के अपार्टमेंट में अनंता इधर अपने किचन में ही अपना काम पूरा कर रही थी। अनंता ने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने काम को पूरा कर लिया था और इधर जैसे ही अपने काम को खत्म करके वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। उसे देखकर अब अनंता उसकी आंखों में देखती है, ये सोचकर कि ये जरूर कोई ना कोई तो मैसेज लेकर आया है। और जैसे ही वो उसके साथ आई कांटेक्ट करती है, जब उसे सारी बातों का पता चलता है तो वो अब उस कबूतर से कहती है, तुम वहां जाओ, मैं कुछ करती हूँ। और हाँ, क्या इस बारे में किंग को पता है कि क्या कुछ हो रहा है? अनंता की इस बात पर अब वो कबूतर कहता है
किंग के फाइटर वहां से निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें आने में वक्त है और अगर कुछ भी देर हुई तो अभी कुछ भी हो सकता है, उनकी जान खतरे में है। इधर ये कहते हुए वो कबूतर भी वहां से चला जाता है, क्योंकि वो बस किसी भी तरह से अपनी रानी साहिबा को बचाना चाहता था। इधर अपने यहाँ पर उसके जाने के बाद अब अनंता अपने मन में कहती है, किंग की नज़र तो हमेशा से ही सभी के ऊपर रहती है, और सिकंदर कहाँ है? अरे जब उसकी नज़र हमेशा ही सब पर रहती है तो उन्होंने ये कैसे नहीं भापा कि यहाँ पर रानी अवंतिका की जान खतरे में है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ऐसी हालत में मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए अनंता भी वहाँ से जाने लगती है तो उसके सामने उनका शराबी पति आ जाता है और अब वो कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? देखो तुम भूल तो नहीं गई हो ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। क्यों मुझे बार बार तुम्हें ये बात दिलानी पड़ती है? और हाँ, एक बात, मैंने तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को अपना नाम दिया है, तो देखो मेरा ये एहसान तो तुम पूरी जिंदगी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनाया है, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई भी नहीं अपनाता। उस शराबी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अनंता को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने बारे में तो शायद सब कुछ सुन सकती थी, लेकिन अपने बच्चे के बारे में ये सब सुनना उसके लिए भी एक गाली के जैसा था। इसलिए वो यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है और अब वो गुस्से में कहती है, महारानी के काम में कोई भी बीच में नहीं आ सकता है, तुम भी नहीं। और ये कहते हुए ही अनंता वहाँ से जाने लगती है। इधर बिना ये देखे कि उनके इस थप्पड़ से वो शराबी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि अनंता को एकदम से गुस्सा आता है और वो भी यहाँ पर ये भूल जाती है कि वो ये शराबी उसका इतने जोर का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वही अनंता अब अपनी कमर पर अपना हाथ रखते हुए ही वो स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद अब वो यहाँ पर स्टेयर की तरफ जाने लगती है, तो इधर कुछ ही देर के बाद वो टेरेस पर जाती है तो यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ निकालती है। जैसे ही अनंता यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं तो उसकी आवाज़ों को सुनकर वहाँ पर कुछ ही समय में जियान टीकल आ जाते हैं और वहाँ आते हैं तो अनंता के सामने इधर अपनी गर्दन को झुकाकर अब उन्हें सबसे पहले तो वो ग्रीट करते हैं। इधर उन्हें देखकर अब अनंता कहती है, आज अपनी पूरी ताकत लगा दो। मल्होत्रा परिवार के कुलदेवी के मंदिर में रानी साहिबा को तुम सभी की ज़रूरत है। देखो मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो, इसलिए वहां जाओ और उन्हें बचाओ। देखो उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और हाँ, तुम में से एक ये पता लगाओ कि आखिर ये किंग कहाँ है, किंग अब तक वहां पर क्यों नहीं पहुंचा है। और हाँ, एक मिनट, फ्रांस से रानी साहिबा की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड को भी ले आओ। मैं तुम लोगों को मंदिर के पीछे की जो नदी है उसके दूसरे तरफ के जंगल में मिलूंगी। अब जाओ, जल्दी से जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। इधर ये सुनते ही वो जियान टीकल अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर अनंता अब अपने मन में ही कहती है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, मैं इस तरह से हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती। यही सोचकर अनंता अब धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो नीचे आती है तो उनके सामने अब एक शख्स अचानक से आ जाता है। उस शख्स को देखकर तो अब अनंता हैरान हो जाती है और वो कहती है, परशुराम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही अब परशुराम कहता है, आप इस वक्त ऐसी हालत में कहाँ जा रही हैं? और क्या आप भूल गई हैं कि किंग ने मुझे यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, तो आप इस हालत में अभी कहीं पर नहीं जा सकती। सॉरी, लेकिन ये मेरा फर्ज है। परशुराम की इस बात पर अब अनंता कहती हैं, किंग कहाँ है? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस वक्त अनंता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम एक काम करो, मुझे उस पहाड़ी वाले जंगल के पास लेकर चलो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अवंतिका की जान खतरे में है। ये सुनते ही परशुराम कहता है, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, आप आइए, मेरे साथ आइए। और ये कहते हुए ही परशुराम अब वहाँ से निकलकर एक गाड़ी को लेकर आ जाता है। जैसे ही गाड़ी यहाँ पर उनके घर के बाहर आती है तो अनंता भी अब जल्दी से उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। इधर
कुछ ही देर के सफर के बाद अब रानी अनंता अब अपने विंडो से सामने देखती है तो वो एक औरत को देखकर हैरान हो जाती है और उसे देखकर वो कहती है, अवंतिका तुम यहाँ पर, और वो भी इस हालत में। इधर ये सुनते ही परशुराम ने यहाँ पर जल्दी से एक जोर का ब्रेक मारा और वो भी अब उसी तरफ ही देखने लगता है जिस तरफ यहाँ पर महारानी अनंता देख रही थी। और अब उस तरफ वो देखकर कहता है, मैडम मैं देखता हूँ। और ये सुनते ही अब अनंता कहती है, तुम अभी के लिए अपना चेहरा छुपा लो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारा चेहरा देखे। और ये कहते हुए अनंता अब अपनी साड़ी के पल्लू से अब यहाँ पर अपना मुंह भी छुपा लेती है और अब वो गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है और वो उस शख्स के पास पहुंचती है तो वो अब यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी नर्व्स को चेक करती है। तो उसकी नर्व्स को चेक करने के बाद अब वो परशुराम से कहती है, इसे लेकर जल्दी से चलो, इसकी नर्व्स अभी चल रही है, ये अभी बच सकती है। इधर ये सुनते ही अब परशुराम भी हाँ में अपनी गर्दन को हिलाता है। महारानी अनंता की ये बात सुनते ही जैसे ही परशुराम ने भी यहाँ पर उसके चेहरे को देखा तो वो सीधे ही उनके मुंह से अचानक से हैरानी से निकलता है, मैडम ये तो अभी इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन्हें जान से मार दिया है। ये इनकी हालत तो देखो, हर तरफ से कैसे खून निकल रहा है। परशुराम की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, ये तो बिल्कुल अवंतिका के जैसे ही दिख रही है, अगर चेहरा हटा दो तो बॉडी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनते ही अब परशुराम अब उस औरत को अब अपने हाथों में उठाकर जल्दी से अपनी गाड़ी में रखता है। तो वहीं अब अनंता भी कहती है, इन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्या इनकी फैमिली को का कुछ पता भी है या नहीं, अब चलो जल्दी से। ये सुनते ही परशुराम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अवंतिका ने खुद को छुपा कर रखा हुआ था कि तभी उनके कानों में आवाज जाती है, रानी साहिबा काफी मेहनत करवाई है आपने। अवंतिका इधर उधर देखती है कि तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो एक शख्स खड़ा था। उसे देखकर अब अवंतिका कहती है, देवराज गुलेरिया तुम उन्होंने ये कहा ही था कि तभी देवराज गुलेरिया अब उसके बालों को पीछे से पकड़कर अब उन्हें ऊपर उठाते हुए ही कहता है, क्या लगा था आपको? हाँ, वो किंग हमें मार देगा या वो हमारे हाथों से तुम्हें बचा लेगा? क्या लगा था तुम्हें तुम बच जाओगी? नहीं ना, इट्स योर बैड लक। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया अवंतिका के बालों को पकड़कर अब उन्हें सबके सामने लाते हुए कहते हैं, देखो भाइयों, मिल गई ये रानी। ये सुनते ही यहाँ पर उनका एक साथी कहता है, रानी साहिबा मुझे पता है कि आपने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और हमें भी आपको टॉर्चर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम तुम्हारे शरीर की हालत को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो एक सवाल, अब चुपचाप बता दो कि वो मैजिकल केमिकल कहाँ है। देखो, हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा करें जिससे तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। हम तुझे मारना नहीं चाहते, हमें बस उस मैजिकल केमिकल तक पहुंचना है, इसलिए चुपचाप बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनते ही यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, तुम लोगों की अगर पूरी जिंदगी खत्म भी हो जाएगी लेकिन तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा। उसके लिए चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, या उसके लिए चाहे मुझे कितना बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि उस केमिकल तक तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इधर रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर वो लोग बहुत ही बौखला जाते हैं और अब यहाँ पर बौखलाते हुए अब देवराज गुलेरिया अब उनके बालों को खींचते हुए ही कहते हैं, मैं भी कुछ देर पहले अपनी पत्नी को मैंने मरवा दिया है, या मैं यूँ कहूँ कि मैंने उसे मार दिया है। तो तुम खुद ही सोचो। अरे, जिसने खुद अपनी सगी पत्नी को ही मार दिया वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? वैसे वो काम मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। सो नाउ चॉइस इज योर्स। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप बता दो, वरना हम किस हद तक जा सकते हैं शायद इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम शायद अभी भी हमें हल्के में ले रही हो। ये सुनते ही रानी अवंतिका कहते हैं, अरे कैसे जल्लाद
औलाद हो तुम। अपने 2 महीने के बच्चे की भी परवाह नहीं की तुमने। तुम्हारा बच्चा तो खुद 2 महीने का है ना, उसके बावजूद भी तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। कैसे कैसे इंसान हो, थू, कलंक हो तुम इस धरती पर। इधर जैसे ही रानी अवंतिका ने ये कहा, ये सुनते ही तो देवराज गुलेरिया कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम मानोगी नहीं, है ना। मैं चाहे जैसा भी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो यहाँ पर करने के लिए आया हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा। और ये कहते हुए ही वो अवंतिका को नीचे जमीन की तरफ धक्का दे देते हैं। वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जैसे ही वो धक्का देते हैं तो रानी अवंतिका का सिर अब यहाँ पर सीधा का सीधा जमीन पर जाकर टकराता है, और जिससे अब उनके सिर में चोट लग जाती है। और अब जैसे ही वो यहाँ पर जमीन पर गिरती, उसके सिर से अब खून आने लगा था। तभी यशवंत मल्होत्रा आगे आता है और वो अब उसे उठाते हुए अब अपनी पॉकेट से खंजर को निकालता है और उस खंजर को अब अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों से ही लिखी हुई है, क्योंकि अगर अब तुम हमारी बात को मानना ही नहीं चाहती तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और ये कहते हुए वो अवंतिका को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं, जिससे कि अवंतिका के मुंह से भी अब खून आने लगता है। लेकिन इतने कष्ट के बाद भी अवंतिका बड़ी ही हिम्मत के साथ कहती है, तुम मेरी मौत तय करोगे? हाँ यशवंत मल्होत्रा, तुम करोगे मेरी मौत तय? अरे अपनी ही बेटी की शादी के दिन खुद तुम्हारी मौत होगी, ये बात तुम याद रखना। और हाँ पार्वती, और हाँ पवित्र अग्नि में पहली आहुति तुम्हारी ही होगी। अरे जिस बेटी का कन्यादान तुम अपने हाथों से करने वाले होगे ना, वही बेटी ही तुम्हें मौत देने की कोशिश करेगी। याद रखना मेरी ये वार्निंग। वो तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वो तुम्हें जान से ना मार दे। तुम्हारी खुद की बेटी ही तुम्हारी कातिल होगी, और हाँ तुम्हारी मौत की वजह तुम्हारा किया हुआ सबसे बड़ा पाप बनेगा। मेरी ये बात याद रखना यशवंत मल्होत्रा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये बात तो निश्चित है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। और हाँ जब ये सब तुम्हारे साथ होगा ना, तब तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। इधर यहाँ पर रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, ये कलयुग है रानी साहिबा, और वैसे भी तुम्हारी कही हुई किसी भी बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम होती कौन हो जो तुम मेरी मौत को डिसाइड करोगी? और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो तुम कहोगी वही मेरे साथ होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कहते हुए ही वो उस खंजर को बिना कुछ सोचे ही अवंतिका के ऊपर उस खंजर से वार करने ही वाले थे कि तभी अभी अचानक से उसके मुंह के ऊपर अब एक कबूतर आकर बैठ जाता है, और उसे हटाने की वजह से अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का मास्क नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि अवंतिका कोई भी स्टेप उठाती कि तभी उन्हें पीछे से अब देवराज गुलेरिया पकड़ लेते हैं, क्योंकि अवंतिका के पास ये एक सबसे बड़ा चांस था कि जब तक यशवंत मल्होत्रा उस मास्क को फिर से पहनते तब तक वो अपने आप को बचा सकती थी। लेकिन देवराज गुलेरिया उससे पहले उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देखो ये आज मरे या जिए, मुझे इससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है। सर जी को वो मैजिकल केमिकल चाहिए, बस मेरे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर जैसे ही देवराज ने ये कहा, ये सुनते ही अब उनका एक साथी जो कि यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल था, वो कहता है, ये मेरी बीबी है ना, तो इसे ऊपर सबसे पहले वार तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरी बीबी होने के नाते ये हक तो सबसे पहले मेरा ही है। इधर ये सुनते ही जैसे ही ये वर्ड अवंतिका के कानों में गए तो अब अवंतिका कहती है, तू मारेगा मुझे? अरे तेरी औकात ही क्या है? एक बार मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। याद रखना इंद्रजीत, जिन लोगों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है ना, एक दिन यही तेरे अपने ही लोग तुझे धोखा देंगे। और सच कहूँ तो तुम्हारी मौत की वजह भी ये तुम्हारे ये लोग ही बनेंगे जिनके लिए आज तू मुझे मार रहा है। और हाँ यही लोग तुम्हें एक इतनी भयानक मौत देंगे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। रानी अवंतिका की अपने लिए ये बात सुनकर अब इंद्रजीत पीरामल कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, फिलहाल तो अपना सोचो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे प्राण संकट में हैं। इस वक्त तुम हमारे हाथों से बचने वाली नहीं हो। मैं तुम्हें कैसी मौत दूंगा ये तुम भी नहीं सोच सकती। और ये कहते हुए ही वो अब अपने कदमों को अवंतिका की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर उन्हें ऐसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब अवंतिका खुद को देवराज गुलेरिया के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है,
कि तभी उन सभी के ही कानों में अब यहाँ पर दिव्यांशी की आवाज़ आती है और वो कहती है किंग के फाइटर आ रहे हैं, इसलिए हमें जो कुछ करना है अभी के अभी करना होगा, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आकर इसे बचा लें।